मेरे भाई का वो कैसे जी रहा था, हम ये सोच रहे हैं। कितने लोग धमकी दे रहे थे और वो खुलेआम, जबकि हम लोग को जब सब कहने लगे, कितनी सारी बातें सुनने को मिली। इंसाफ नहीं मिलेगा, ये पगला रही है, पागलपंती कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, यहाँ तक मेरे ऊपर भी कीचड़ उठाने। छोटी सी कार्रवाई है। जब न्यायालय पे हमको इंसाफ मिल जाएगा ना, तो इसमें जानते हैं कि गरीब का एक आशा बन जाएगा कि हम भी न्यायालय पे जाएंगे, हमको भी इंसाफ। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी जनपद जौनपुर में, और आप सभी जानते हैं कि आजाद उल्लाह हत्याकांड जिस प्रकार से ये मामला चर्चा में आया था, कहीं न कहीं एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि भोले राजभर का जो अवैध मकान था उस पर बुलडोजर चल गया। ऐसे में सौम्या लगातार ये कह रही थी कि आखिर इतनी संपत्ति आई कहाँ से उनके पास, जो अवैध मकान है उस पर बुलडोजर कब चलेगा। लेकिन कहीं न कहीं शासन प्रशासन के द्वारा कोर्ट के मामले में वहाँ पे बुलडोजर चलने की जो आदेश दिया और बुलडोजर चल गया। ऐसे में सौम्या के बीच है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सौम्या? बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस प्रकार से आपको ये विश्वास था कोर्ट परिसर के ऊपर, जिस प्रकार से ये बुलडोजर चला, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस ये जिला अधिकारी की तरफ से ये हमारे लिए एक कार्रवाई जो देखने को मिली है, और हम चाहते हैं जैसे ये कार्रवाई देखने को मिली है, आगे भी ऐसी कार्रवाई देखने को मिले। और मुझे जहाँ तक लगता है भाई, प्रशासन मेरा चाहे जैसे सहयोग तो की है, क्योंकि अगर प्रशासन नहीं होती, प्रशासन नहीं खड़ी होती, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं इतनी लड़ाई लड़ पाती। और खास करके तो आप लोग भैया, अगर आप लोग इतने मतलब हर टाइम हमारे साथ खड़े थे, और उसके बाद प्रशासन भी भले हमको थोड़ा झेलाई, इतना धरना दिए, लेकिन कार्रवाई तो दिख गई ना। बस यही चीज का, क्योंकि मैंने 30 तारीख का नोटिस दिया था और 30 तारीख को ही गिर गया। कहा जाता है संघर्ष का फल बड़ा मीठा होता है। आपने संघर्ष किया, समय दिया, लेकिन कहीं न कहीं अब वो फल देखने को मिल रहा है। ये तो छोटी सी कार्रवाई है। जब न्यायालय पे हमको इंसाफ मिल जाएगा ना, तो इसमें जानते हैं कि गरीब का एक आशा बन जाएगा कि हम भी न्यायालय पे जाएंगे, हमको भी इंसाफ मिलेगा। जी जी। बस वही अब गरीबों के लिए एक वो रास्ता जो संवैधानिक तरीके से रहे, न्यायालय के लिए रहे। और ये जीत तो हम लेंगे, चाहे जैसे लेना हो, अपनी पूरी जी जान लगा के लेंगे। और जब हमें वहां से, हमारे भाई के अपराधी को वहां से सजा मिल जाएगी ना, उस दिन हमारी सबसे बड़ी जीत रहेगी। अभी क्या कुछ बाकी रह गया इस मामले में होना? अभी सोले राजभर का भी घर है जो जमीन भूमि पे है, तो वो भी गिरना चाहिए। और आगे का जैसे कि आगे की कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये चलना चाहिए केस, कि जल्द से जल्द इस पे मतलब कि उनको सजा मिले और कार्रवाई हो, ताकि आगे कहीं और ऐसे हत्या ना हो पाए। प्रदीप बिंद ने एक बात कही थी जब वो कोर्ट में जेल जा रहा था। उसने कहा कि सौम्या जितनी आरोप हमारे ऊपर लगाई हैं, अगर कोई एक सबूत दिखा दे तो सारा मामला हम अपने ऊपर ले लेंगे। हम उसको एक नहीं, 6, 10, 12 इसे सबूत दिखा देंगे। और उसका टेंशन नहीं है। और उनको सबूत मिलेगा तो उनको तो अपने आप फांसी पे चढ़ जाना चाहिए, न्यायालय को सजा भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी जी। वही हम चाहेंगे, जिस दिन सबूत हम दिखा दिए उस दिन प्लीज आप चढ़ जाइएगा। आखिर इतना लंबा समय से वो गायब थे, उनके ऊपर इनाम भी घोषित हुआ, ऐसे इस बीच में इतनी दिन तक गायब रहना, उसके बाद इनाम भी घोषित होना, उसके बाद इस प्रकार की बातें कहना, क्या मतलब लगता है? ये है कि झूठ पे झूठ बोलना, और अपराधी झूठ बोल रहा है उसको, मतलब देखिए गट, देखिए ये गट है जो नॉर्मल इंसान के अंदर गट आ ही नहीं सकता है, कि वो इतने बड़े अपराध में और इतना बड़ा बात बोल के जाए। जी जी। और बिना कोई किसी की बहन किसी को ऐसे लगा रही है, तो उसके पास सबूत नहीं होगा तो ऐसे लगा देगी? उसके पास सबूत था तभी ना लगाई है। कि हाँ, मैं क्या जानू प्रदीप कौन था? वो तो मैं अपने भाई के वजह से जानी। मैं अपने भाई के कुछ मोबाइल में सुनी थी, और उससे मैं जानी कि कैसे कैसे मेरे भाई को ये धमकी दिया, मेरा भाई कितने मेंटली डिस्टर्ब में था। तो मुझे नहीं पता था कि इतने लोग ग्रुप बना रहे हैं मेरे भाई को मारने के। आज तक मेरा भाई कभी किसी से बांटने की कोशिश नहीं किया था। वो तो उसकी मोबाइल की वजह से मैंने सब कुछ बातें पकड़ ली कि कैसे कैसे मेरे भाई को ये बोल रहा था ना। एक भी कॉल नहीं किया, हजारों कॉल मेरे भाई पे किया। कैसे कहेगा वो? ऐसे ही मतलब समझ लीजिए, भोले राजभर भी ऐसे कह रहे थे, वही लोग ऐसे धमकी दिए हैं। क्या फिर सोना चाहता है? जैसे उस बार तेरे बाप को उसको सुनाए। अरे ऐसे ऐसे लोग हो, मेरे भाई का वो कैसे जी रहा था, हम ये सोच रहे हैं। कितने लोग धमकी दे रहे थे और वो खुलेआम, जबकि हम लोग को जब सब कहने लगे कि ऐसा ऐसा होने वाला है, मार होगा, ये होगा, हम लोग मार का था तो हम लोग कहें पुलिस किया जाए इधर से भी, लेकिन मेरा भाई कह रहा है नहीं, कोई जरूरत नहीं। हम ये सोच रहे हैं कि उसके अंदर कितना गट था भाई, उसके ही लायक। वही
मैं अपने भाई को तो कहूंगी इतना गट किसी के अंदर नहीं होगा जो इसके अंदर गट था, कि इतने लोग मारने के लिए बोले हैं और वो एकदम ऐसे जी रहा है जैसे लग रहा है कुछ हुआ ही नहीं है। कहीं न कहीं मजबूती उनके अंदर भी था, क्योंकि आपके अंदर जो देखने को मिल रहा है कहीं न कहीं वो आपके भाई के अंदर भी था, जिसके चलते वो कहा होगा कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता, हाँ, या बाकी जो होगा हम संभाल लेंगे। वो ऐसा तो हमें नहीं कुछ, मतलब बस वो कह रहा था कि देख मम्मी कुछ ऐसा ना होए, टेंशन ना ले, और जो सुनाए दे। लेकिन जब उसकी मोबाइल हम सुने तो भाई मुझे ऐसा लगा कि ऐसे मतलब ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं कि ऐसे ऐसे धमकी देते हैं, और वो इंसान हंसता रहा, ना मम्मी को पता चला, ना हमको पता चला, ना पापा को पता चला। तो मोबाइल से बाकी सब तो भोले राजभर का तो पता चलता था क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। मैं हमेशा कहती थी वो लोग से दूर रहो, जितना दूरी बना सको, वो लोग के सामने कभी जाना भी मत। हाँ, न्यायालय से कभी उस लायक हम हो जाएंगे पढ़ लिख के तो न्यायालय से तो ले लेंगे ना, अभी जितना दूरी बना सको उतना दूरी बनाओ। जी, जी। लेकिन नहीं पता था कि मेरे भाई के खुशी के दिन जो वो नई जिंदगी शुरू करने जा रहा है उसी दिन इसको खत्म करेंगे। अभी एक कार्यक्रम में आप गई थी, आपका फ़ोटो, प्रिया सरोज का फ़ोटो वायरल हुआ था। लोगों का ये कहना है कि अब भाई के चलते सौम्या राजनीति में आ रही है। अगर ऐसा सबका कहना है तो कितना सोचिए कोई अपने भाई के मृत्यु पे ऐसा मतलब करेगा। इंसाफ नहीं मिल रहा है उसके लिए मैं इतना भटकी, ये किसी को नहीं दिख रहा है। और इंसाफ के लिए मैं, अच्छे बताइए, मेरे समाज के ही लोग थे ना वहाँ पे जो खड़े हुए, मेरे ही समाज के नहीं, सब समाज के, गरीब समाज के थे, समाज ही छोड़ दीजिए, गरीब समाज के सब, जिनको दर्द पीड़ा हमारे समझ में आया और वो आके हमारे साथ खड़े हुए, और वही लोग हमें बुला रहे हैं। और जबकि वो हमारे समाज की थी, माता फूलन देवी जी, और वो हमारे समाज की थी। अब हमारे समाज के लोग हमें वहाँ पे बुलाएं, उस लायक समझे तब ना बुलाएं। और अगर हमारे समाज के लोग हमारे साथ धरने पे खड़े हो सकते हैं तो हम नहीं जा सकते हैं क्या? मेरा जाना इतना गलत है? मैं किसी के खुशी में नहीं जा सकती हूँ, ना ही मैं किसी के कुछ भी हो मैं कहीं नहीं जा सकती हूँ, मेरा कोई हक नहीं है। अगर मैंने कोई राजनीतिक मंच साझा कर दिया होता तो मुझे कहते। मैंने तो किसी राजनीतिक मंच पे गई तक नहीं, वहाँ पे बस उस लायक मुझे समाज समझे और मुझे बुलाए और मैं वहाँ पे गई, बस यही किया ना। मैंने कोई गलती तो नहीं की थी ना इतनी बड़ी, लेकिन उसमें इतना ज्यादा कहना, इसी से अगर किसी लड़की के अंदर कोई गट आएगा कि मैं न्यायालय से इंसाफ लूंगी, मैं इंसाफ लूंगी, चाहे जैसे लूंगी इंसाफ लूंगी, तो लड़की पीछे हटेगी ना। अब मेरे ऊपर क्या न जाने कितने कीचड़ उछाल देंगे, न जाने क्या क्या कर देंगे, कल दूसरी लड़की बंद हो जाएगी, नहीं बंद हो जाएगी, होगा ये चीज। अगर चाहते हैं कि लड़कियां भी आवाज उठाएं, लड़कियां भी आगे बढ़ें, लड़के तो आगे हैं ही, पर अब ऐसा भी नहीं है कि लड़के आगे हैं, लड़कों को भी अब अंदर ही किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि अपने बच्चों पे इतना विश्वास करिए, उनको आगे बढ़ने दीजिए। और खासकर आप लोग के समाज के, आप लोग के गरीब के लिए अगर कोई आवाज उठाए तो उसको दाबने की कोशिश मत करिए। आप लोग को हम देखिए, हमें कोई किसी से दुश्मनी तो थी नहीं, मैं भी सबका गुण गाती थी, लेकिन जब इंसान इंसान से मिलती गई तो इंसान का जब देखती थी चेहरा, रियल चेहरा देखने को मिलता था, तब वो सच्चाई मैंने सबके सामने रखने की कोशिश की। लेकिन उसमें क्या हमको मिला? सब गलती मेरी, कि कुछ ज्यादा बोल रही है, राजनीति कर रही है, ये कर रही है। अरे सच्चाई रखना राजनीति है, अपने भाई के लिए इंसाफ मांगना राजनीति है। सौम्या, शुरुआत से लेकर आज तक क्या आपको कभी ऐसा लगा कि हमारे भाई को न्याय मिल पाएगा या नहीं? तमाम लोग, समाज के लोग बहुत कुछ कहते होंगे कि मैं इस लड़ाई को आगे बढ़ाऊं कि नहीं बढ़ाऊं, बहुत सवाल आते होंगे। भैया आपको क्या बताया, धरने पे बैठे थे, ना जाने कितनी सारी बातें सुनने को मिली। इंसाफ नहीं मिलेगा, ये पगला रही है, पागलपंती कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। यहाँ तक मेरे ऊपर भी कीचड़ उठाने की कोशिश की है कि मैंने शोले राजभर से बात करती हूँ, क्या क्या बताएं। मतलब कि कोई और नहीं, कोई हैंडसम मिला होता तो मैं कहती भी कि हाँ भाई अच्छे हैं, हमारे एज के हैं। और भाई बूढ़े के साथ हमको लगाओगे? गजब इंसान थे कहने वाले भी लोग। इंसान किसी से सुना, वो इंसान हमसे कहे, हमके भैया बताइए, वही एक इंसान मिला, और कोई मिला होता, एक महीने प्रदीप बिंद मिला होता, उसको कहे होते तो हम कहते कि हाँ ठीक है, लेकिन उनको कहा जा रहा है। मतलब लड़की के ऊपर कीचड़ उछालना इतनी आसान बातें हो चुकी हैं कि कभी भी उठा सकते हैं। वही चीज ये नहीं सोचते वो लड़की किस बात के लिए बोल रही है, उसको सोचने की कोशिश नहीं करेंगे, बस उसके ऊपर कीचड़ उछाल दे, किस तरह से उसको बैठा दे, उसके बारे में सब सोचे थे। लेकिन मैंने ये सोच लिया था मेरे ऊपर कीचड़ उछाल दें, मुझे बर्बाद कर दें, लेकिन मैं बर्बाद होने के लिए वहां पे खड़ी थी कि मैं तो अगर आज मर जाऊंगी चलेगा, भले कि कल कीचड़ उछाल देंगे, कहीं समाज में डोल नहीं पाएंगे, क्या करेंगे? फांसी लगा लेते, और क्या ही कर पाते हैं भाई, नहीं कहीं भी जाते तो सब कीचड़ ही उठाते ना, इससे अच्छा वो कर लेते। लेकिन इंसाफ के लिए जब खड़ी हुई हूँ तो लड़ूंगी लास्ट तक,
और अभी भी मेरा जब तक न्यायालय में जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक मुझे बड़ी कार्रवाई मतलब मेरी पूरी जीत नहीं हुई होगी। और जिस दिन न्यायालय से इंसाफ ले लूंगी उसी दिन समझ लीजिए मेरे गरीब समाज के लोगों को एक नई उम्मीद और नई किरण दिखेगी और वो भी वहीं पे जाएंगे। और बस यही कहना है। कहीं न कहीं जितने लोग आपका मतलब पीछे करने वाले थे उतना ही लोग सपोर्ट भी कर रहे थे और लगातार सपोर्ट की वजह से आपको भी बल मिलता था और आज इस मुकाम पे देखिए सर, हम बस इतना जानते हैं जो गरीब समाज के लोग हैं वो हमारा सपोर्ट किए और थोड़े से जिनके अंदर मोह माया दया था वो भी हमारा सपोर्ट किए जो थोड़े पैसे वाले थे। लेकिन जिनके अंदर मोह माया दया नहीं बस अपनी रोटी सेकना काम था वो उनके अंदर कुछ नहीं। और हम यही चाहेंगे गरीब समाज के अंदर चाहे आपके बच्चे कैसे भी है प्लीज अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करें। और खासकर कि दलित समाज, अगर दलित समाज अपने बच्चों को पढ़ाए क्योंकि हम ही लोग बैठाते हैं और हम ही लोग नौकर बन जाते हैं। राजनीति में किसको हम ही लोग बैठाते हैं ना, हम ही लोग नौकर बनते हैं। तो हम चाहते हैं गरीब समाज के लोग प्लीज अपने बच्चों को पढ़ाओ और उस लायक बनाओ कि कोई ऐसे दुत्कार के भगा ना सके, एक इज्जत दे कि हाँ उनके बेटी है वो, उनका बेटा है वो, अरे ये अधिकारी है वो। ऐसे हम ये चाहते हैं कि एक बदलाव होना चाहिए कि कभी ऐसे दुत्कारने वाला काम नहीं हो कि अपना इंसाफ मांगने जाओ और वहाँ पे तुम्हें इतनी सारी बातें सुनने को मिले कि ओबीसी एससी को नहीं देखना चाहते, फलाना ढिकाना क्या क्या बताएं कि बहुत कुछ सुनने को। यहाँ तक कहा गया कि तुम अपने भाई के अपराधी को खुद बचा रहे, तुम खुद अपराधी बन जाओ, ये सब कहा गया। तो ये सब ना सुनने को मिले किसी बहन को और ना ही किसी के पिता को, ना ही किसी माँ को। अच्छा, ये क्या आपको लगता है कि वहाँ पे सिर्फ आपके जाने से ये बातें हुई या फिर और कुछ लोग उस बात को चर्चा किए होंगे जिसपे ये बात उठी होगी? हमको नहीं मालूम है ऐसा क्या है क्या नहीं है, आगे की राजनीति क्या वहाँ की राजनीति थी क्या नहीं थी। लेकिन बस इतना मालूम है कि मैं धरना पर जा रही थी और मेरा धरना रुकवा के मुझे देखिए मैं तो पहले से गुहार लगा रही थी कि मुझे उनसे मिलना है, मुझे मिलने दिया जाए। तो नहीं तो फिर ये मेरे अंदर आया जब वहाँ पे लिवा के जा रहे हैं तो उधर से भी सुनने में आया कि हमको तो मिलना तो वही है, बात वहाँ रख देंगे तो सारी काम हो जाएगा। लेकिन वहाँ जाने के बाद तो पूरा हाथ पैर से लग रहा था कोई तोड़ के रख दिया, ऐसा लगने लगा। लेकिन फिर भी साहस बटोरी, देखे हम वही संविधान देखे कि भाई गांधी जी जब लड़ सकते हैं, एक गाल में मार खा के दूसरे गाल को भी आगे कर सकते हैं, तो हम वो भी करके देखते हैं। ज्यादातर क्या हो सकता है, हमारे ऊपर FIR होगा और क्या होता है या तो जेल में डाल देते हैं, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होता ना। वही सोच के फिर हमने कहा कि अब जो भी होगा, मम्मी पापा तो रोक ही रहे थे लेकिन उनके खिलाफ जाके मैंने कहा सपोर्ट करना हो तो करिए, नहीं करना तो भुला जाइए कि आपकी बेटी है। कहीं न कहीं मतलब वहाँ से आने के बाद परिवार वाले रोक रहे थे लेकिन आप अपने दम पे लड़ाई को जारी रखा। अपने दम पे पूरा लड़ाई क्यों नहीं करती भाई, मेरा भाई गया है, कल दूसरा मेरा भाई जाएगा, दूसरे गांव के ना जाने कितने भाई जाएंगे, क्यों लड़ नहीं सकती हूँ? आज लड़ूंगी कल मेरे भाई लोग बचे रहेंगे और ऐसे अपराध करने के लिए सोचेंगे भी नहीं, आगे पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचेंगे और ऐसे लोग के साथ नहीं पकड़ेंगे। इसके लिए लड़ी कि इस गांव में आप देखेंगे कोई भी लड़का पढ़ते हुए आपको नहीं दिखेगा, सबके सब ईटा गारा करते हुए दिखेंगे। तो मैं इसलिए लड़ी कि सबके अंदर ये आए कि मैं पढ़ाई करूं, इसके लिए लड़ी। और सबको लगता है कि भारत विकास कर गया है लेकिन थोड़ा गांव में जो गांव आपको सुनने को नहीं मिलते होंगे, थोड़ा गांव में आके टहल के देखिए तब पता चलता है कि कहाँ पे हैं हम लोग। वही है जहाँ पे पढ़े थे, वही काम, वही दिन रात खटना, ना ही बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी के पास पढ़ाने के पैसा नहीं है तो किसी के पास होते हुए मतलब जब माँ बाप नहीं पढ़े लिखे हैं तो वो उनके अंदर वो चीज नहीं रहता है। कभी कभी किसी माँ बाप के अंदर आता है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी। किसी माँ बाप के अंदर आता है क्या करेंगे पढ़ लिख के, जो एकदम मतलब नहीं जानते हैं, तो वो कहते हैं क्या करेंगे पढ़ लिख के, चले काम धंधा करे पैसा ही चट्टे। तो यही सब ये सब चेंज करना है। आप जब यहाँ पे सुविधा रहती, हमारे भी समाज के लोग कुछ ऐसा सुविधा होता जहाँ पे बिना पैसे की पढ़ाई होती। यहाँ पे तो कहीं भी, अभी हम एडमिशन करवाने गए हैं अपने भाई का, किस लिए गए भाई, इतना फीस की क्या करें, लेकिन पढ़ाना है भाई को। तो वही चीज अगर फीस वगैरह थोड़ा कम रहता तो गरीब के बच्चे नहीं पढ़ते, गरीब के बच्चे भी CBSE बोर्ड में पढ़ते हैं ना। नहीं तो फीस की बात आप कर रहे हैं, सरकारी में तो सारी व्यवस्था है लेकिन उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता। सरकारी टीचर 70 से 80 हजार पेमेंट पाता है लेकिन अगर एक प्राइमरी विद्यालय में जाएंगे आप 10 से 20 बच्चे दिखेंगे, एक वही प्राइवेट विद्यालय में जाएंगे 150 बच्चे दिखेंगे। आखिर ऐसा क्यों? देखिए क्यों, क्योंकि ये है कि वहाँ पे देखा नहीं जाता, टीचर आता है बैठ जाता है, बैठने के बाद अपना पैर दबाएगा बच्चों से, ये सब करवाएगा तो ये पढ़ाई होती है?
पढ़ाई होती है, अगर ढंग का पढ़ाई हो तो थोड़ी बच्चे को उठा के कहीं और डाला जाए। टीचर के अंदर कमी नहीं होती है, करवाने के अंदर कमी होती है। लेकिन ये मतलब आम पब्लिक की गलती है ना कि वो ध्यान नहीं दे रहे हैं उस विद्यालय का, आम कि अगर आवाज उठाए तो शायद आम पब्लिक की गलती नहीं है सर, ये गलती है जो मतलब कि ये सिस्टम को संभाल रहे हैं उनकी गलती है। अगर वो टाइम पे वहाँ पे दबिश डालते रहें तो ऑटोमेटिक सुधरने लगे, वहाँ पे पढ़ाई होना स्टार्ट हो जाए, वहाँ का बच्चा एक निकले तो हजार जो माता पिता अपने बच्चों को वहाँ पे डाल दें। लेकिन जब आप ढंग का पढ़ाई नहीं करेंगे, ढंग का को कैरिकुलम वगैरह करवाएं, ढंग का पढ़ाई करवाएं तो काहे नहीं डालेंगे बच्चे। जब जानते हैं वहाँ पे पढ़ाई नहीं हो रही तो कुछ जिनके अंदर रहता है कि अपने बच्चों को पढ़ाना है तो कहीं और डालते हैं, नहीं तो कोई ऐसा रहता है छोड़ दा पढ़ा 8 तक पढ़ लेने उसके बाद 6 दिन कहते छुट्टी कर। जी जी तो ये सब खत्म करें। कोई ऐसा भी विद्यालय होना चाहिए जहाँ पे हमारे मतलब कास्ट के, हमारे लोग के, गरीब समाज के लोग के अगर बच्चे कहीं निकाल रहे हैं, अभी आप देखेंगे ना किसी का अच्छा नंबर आता है ना, फिर भी वहां पे जाएंगे तो आप सीट बिक जाती है, उसको हटा के दूसरे को सीट दी जाती है। क्यों? गरीब है इसके लिए नहीं मिलती हमको। यही सब हटाना है और यही सब अगर इसी सब पे काम कर दें, ये जो पूरे सिस्टम को संभाल रहे हैं, समझ लीजिए पूरा भारत सुधर जाए। एजुकेशन पे अगर काम कर दिया जाए तो पूरा भारत, राशन को छोड़ के एजुकेशन पे काम किया जाए ना, पूरा भारत सुधर जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ये भारत में राशन जो हमारे गरीब समाज के लोग हैं राशन खुद उगा लेते हैं, लेकिन शिक्षा नहीं उगा पाते हैं। तो शिक्षा के लिए अगर काम कर दिया जाए तो पूरा भारत चेंज हो जाए। इस समय 2 लोग और बाहर हैं, क्या आपको लगता है कि उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए, अशोक यादव और चौहान? अभी कल अशोक यादव का लगा था, उनका खारिज हुआ है। अब देखिए कर लेंगे आजकल में अपने आप को, क्योंकि मैंने वहाँ पे जैसे चार्जशीट जा रही थी तो मेरी बात हुई थी, मैंने कुछ अपना जो डॉक्यूमेंट वगैरह था और जो बातचीत की मेरे भाई के वो सब दिया, तो वही सब पता चला। तो उन्होंने कहा कि उनसे टाइम लिया गया है, 10 दिन का टाइम लिया गया, उसके बीच में अगर वो अपने हाथ को हाजिर करते ठीक, नहीं तो उनके ऊपर तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जब आप धरना दे रही थी परिवार, उनका भी परिवार लगातार धरना दे रहा था कि सौम्या झूठे फंसाई है, प्रधान के कहने पे उनका नाम दी है। देखिए वो संविधान है, संविधान में जैसे कि अपराधी के घर के भी अपना मांग सकते हैं और हमारे भी। तो देखिए अगर वो सही है, मैं तो कहूँगी भाई जांच कर लो, सही निकल जाए तो छोड़ दो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैंने देखा है मेरे पापा को, मेरे भाई को मारते हुए, और मैंने उनको धमकी देते हुए देखा। एक बार वहाँ पे मेरे भाई को धमकी देते तब भी बताते, कट्टा वगैरह दिखा रहा था मेरे भाई को। जी जी। तो फिर जब मैं ये सब जानती थी तो मैं कैसे कहती कि नहीं है, मैं तभी बोली, नहीं तो मुझे बोलने का कोई ये नहीं, मैं क्यों किसी को फंसाऊंगी भाई। मैं तो चाहती हूँ कि समाज के लोग ऐसे अपराधी बने ही ना, और मैं इसलिए बोली हूँ ताकि कि इस समाज में अब कहीं अपराध ना बढ़े, इसके लिए बोली हूँ। ऐसा कुछ नहीं था कि हो, और मैं क्या, मेरी कोई दुश्मनी थी किसी से, कुछ नहीं थी। बस एक अपराध के जरिए से आज मेरे भाई की हुई, कल किसी और का ना हो, इसके लिए लड़ी हूँ। और मैं चाहती हूँ अगर वो अपराधी हैं तो उनको सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर। अरे नहीं है तो वो तो न्यायालय देख ही लेगा, नहीं है तो निकाल ही देगा, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, लड़ने की क्या बात है। अब उनका संविधान था, संविधान पे लिखा है कोई भी अपना पक्ष रख सकता, तो वो भी अपना धरना दिए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि भाई अगर वो सही है तो निकल जाए। मैं एक लास्ट में ये चाहूंगा, क्योंकि आप छात्र हैं, उन युवा छात्र छात्राओं को क्या कहना चाहेंगे जो अभी शिक्षा के क्षेत्र में? हम कहेंगे कभी झूठ मत बोलो, और दूसरी बात अगर कोई आपको कुछ कहता है तो उसको दबने की कोशिश मत करो, उसको उठाने की कोशिश करो, ताकि कल कोई युवा कोई लड़की को छेड़ने से पहले, कोई लड़की को दाबने से पहले, कोई लड़के को दाबने से पहले डर से कांपे कि युवा को बोलने का मतलब है बहुत बड़ा अपराध है। क्योंकि आए दिन कहीं भी जाओ, लड़की को कहीं कोई छेड़ देता है तो उसके लिए घर वाले कह देंगे मत बेटा मत बोल, इज्जत डूब जाएगी। ये सब मत सोचिए कि इज्जत है वो, बल्कि और वो बेकार है इज्जत है, तब भी गांव में पता चल जाता है 4 लोग को कि उनके बेटियों के वो छेड़े से। जी। तो क्या फायदा है मतलब उसको दब के क्या फायदा है? आवाज दबाने से वो और उसको उठा दो, ऐसे लोग हमको ऐसे बोले हैं। जी। तो उससे ये आएगा, किसी का लड़का किसी को छेड़ेगा नहीं, और किसी के लड़के के साथ अगर कोई मारने की धमकी दे रहा है तो वो भी अपना आवाज उठा देगा, भाई मुझे मारने के लिए बोला गया है, तुरंत जाए, तुरंत डीएम एसपी से मिले या फिर थाने पे जाए, थाने वाले नहीं सुन रहे तुरंत वहां जाए, एक आपका अधिकार है, आप लड़ सकते हैं। तो आप लोग दबने की कोशिश मत करिए, उठाने की कोशिश करिए। और जब जिस दिन युवा उठाने की कोशिश कर दिया ना, उस दिन सरकार कुछ नहीं कर पाएगा, प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगी, इतना तो मेरा दावा है। क्योंकि मैं इस लड़ाई में इतना सीख गई हूँ, अगर अपनी आवाज उठानी है, चाहे कितना भी लोग आपको डरवा दें कि तुम्हारे ऊपर ये हो जाएगा वो हो जाएगा फलाना, छोड़ दो, हो जाएगा तो होने दो, आगे देखते हैं। हम तो सच है ना, बस सच्चाई पे रहना चाहिए
कि हाँ हम सही है। जी अगर गलत है तो गलत को मान लो, सही हो तो सही को मान लो, बस ये चीज होना चाहिए। हाँ, सच्चाई की राह पे हाँ। चलिए। सच्चाई के राह पे चलेंगे तो कोई झुका नहीं सकता है, इतनी गारंटी के साथ बता सकते हैं, क्योंकि मैंने जितनी बातें थी और वो सच्चाई बोली और आज मुझे उसका परिणाम मिल रहा है धीमे धीमे और मिलेगा। ये विश्वास अब हाँ। जग रहा है आपको भी। भाई क्यों नहीं जगेगा, क्योंकि सच्चाई एक वो चाबी है जिससे हम जीत सकते हैं। और मैंने सारी बातें सच्चाई से ही रखी जो मुझे पता थी और सारी बातें रखी, और देखिए धीमे धीमे सब इंसाफ मिल ही रहा है और मिलेगा। दोस्तों, ये बड़ा ही संघर्षपूर्ण समय रहा है सौम्या का, क्योंकि जहां एक तरफ खींचने वाले थे वहां सपोर्ट करने वाले भी लोग थे। ऐसे में जिस प्रकार से ये विश्वास था परिवार का कि न्याय जरूर मिलेगा कहीं न कहीं आज वो विश्वास सफल होता दिख रहा है। ऐसे में बुलडोजर की कार्रवाई के बाद अब आगे क्या कुछ होता है इस परिवार के बीच, मैं जरूर आपको जानकारी दूंगा। बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।